कनेक्शन टूट गया था, लैपटॉप ऑफ हो गया था। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, एक मिनट रुकिए, फिर से हैंग ना कर जाए, मैं सब बंद कर लूँ, सब बेकार की चीज़ है। हम लोग एक नए टॉपिक पे थे। आज से ही करना है हम लोगों को एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुन तो रखा ही होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई जल्दी नहीं है, जितनी तसल्ली से सीखना चाहिए उतनी तसल्ली से सीखेंगे, और तुम्हें जितने क्वेश्चंस पूछने हैं आप उतने क्वेश्चंस पूछिए। अच्छा, कोई सजेशन आया? चैप्टर है या टॉपिक? टॉपिक है। चैप्टर शायद डुअल नेचर है, बट ये डुअल नेचर नहीं है, उसी के अंदर आता है ये सब टॉपिक्स। Okay. So topic is photoelectric. What we have, एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, कि किसी भी मेटालिक सरफेस पे या इन जनरल इन एनी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड। तो इंसुलेटर्स में दे आर मोर रिजिडली बाउंड, एंड इन कंडक्टर्स दे आर मोर फ्री। कंडक्टर्स में वो थोड़े फ्री होते हैं, या लेस रिजिडली बाउंड। कंडक्टर्स में दे आर लेस रिजिडली बाउंड। एक मिनट जरा, ओके। तो अब कहता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का क्या तरीका है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके, तो उसका क्या तरीका होगा। ठीक, तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी पुल्ड आउट इन कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर। अलग अलग तरीके हैं। जैसे, तो अब क्योंकि जल्दबाजी तो है नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कितने तरीके मुझे सुझा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाला जा सके। बताइए, हाउ मेनी मेथड्स यू कैन सजेस्ट मी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द सरफेस। अरे ठहर जा भाई, नाम बता, किन तरीकों से निकाल सकते। उनमें से एक है फोटो इलेक्ट्रिक, और है थर्मियोनिक एमिशन। व्हाट थर्मियोनिक एमिशन सजेस्ट, आप मेटल को करें हीट। यस, बिल्कुल सही बात। हीटिंग द कंडक्टर, अप्लाइंग हाई वोल्टेज एंड गिविंग रेडिएशन। अरे तुमने तो तीनों पकड़ लिए, कहीं हेल्प फ्रेंड तो ना कर लिए थे तुम। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक की रेडिएशन डाला, निकल गया। थर्मियोनिक की हीट किया, तो हीट होने से निकला। अब हीट होने से कैसे निकलेगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एजिटेट होता रहेगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि निकल गया बाहर पोटेंशियल एनर्जी को तोड़कर।
थर्मियोनिक एमिशन। सो ये एक कंट्रोल्ड वे है। अगर आप ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप लैब में यूज में लेना है आपको इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए आप एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को घुमाना चाहते हैं और आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक डिजायर्ड स्पीड की, तो आप थर्मियोनिक एमिशन यूज करेंगे कि सब्सटेंस को या मेटल्स को हीट करेंगे, फिलामेंट को यूजुअली बैटरी से जोड़ देते हो, हीट हो जाता है करंट की वजह से, हीट कर देंगे और जब सफिशिएंटली हीट हो जाएगा तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेगा। तो जस्ट स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और फिर आप वोल्टेज लगा करके इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे और मैग्नेटिक फील्ड डाल के उसको गोल 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 घुमा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड से याद आया, मैग्नेटिक फील्ड का रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन पेपर था। इस वीक मैग्नेटिक इफेक्ट्स का ही टेस्ट करेंगे सेपरेट, एडवांस्ड वालों को एडवांस्ड पैटर्न का और इनको नीट वालों को नीट पैटर्न का। ओके, so thermionic emission is a controlled method by which heat is applied and electrons can be ejected from the surface. So we have photoelectric effect, we have photoelectric, thermionic emission, and the third is photoelectric, thermionic emission, and the third is by field emission. मान लीजिए आपने सरफेस के नजदीक बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज ह्यूज अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया। आपने सरफेस के नजदीक बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज आपने ह्यूज अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएंगे फोर्स, और अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगा तो पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। पर ये खतरनाक तरीका है और ये एक ही बार में या एक ही साथ में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, तो हाईली डेंजरस। या आप इसको कंपेयर करें लाइटनिंग से, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इस साल भी लाइटनिंग से बहुत सारी डेथ्स हुई है यूपी में और बहुत नुकसान भी हुआ है। तो क्या है, अनकंट्रोल्ड है ये, फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, रश करते हैं, तो ये फील्ड एमिशन उतना अच्छा नहीं है। ठीक, तो इनमें से हमें ये सीखना है। इनका चर्चा इसलिए किया क्योंकि आप किसी और पर्पस के लिए अगर एक्सपेरिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन जनरेट करना चाहते हैं तो मोस्ट ट्रस्टेड वे इज थर्मियोनिक एमिशन, कि इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर की इलेक्ट्रॉन्स बस निकल रहे हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो जस्ट निकल रहे हैं, और सॉरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फिर उसको वोल्टेज डाल वाल करके भगा करके हम काम अपना कर लेंगे। तो ये कंट्रोल्ड तरीका है, टेम्परेचर कम ज्यादा करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक भी कंट्रोल्ड तरीका है, ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड नहीं है, बट दिस इज प्रीफर्ड बिकॉज इट इज मोर इजियर, बैटरी डालो, हीट करो, निकाल दो। ओके, तो इन्हीं में हमें फोटो इलेक्ट्रिक सीखना है। ठीक, अब आते फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेज लाइट फॉल कराओ, लाइट से मेरा मतलब है रेडिएशन, रेडिएशन फॉल कराइए सरफेस पे, और जब सूटेबल एनर्जी का रेडिएशन सरफेस पे फॉल करता है तो सूटेबल एनर्जी से को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला H न्यू, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, E stands for energy of photon and that energy is H nu. E stands for energy of photon and that energy is H nu. तो जब H nu एनर्जी का फोटोन सरफेस पे फॉल करता है तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। तो जब ये हाई होता है, ये फोटोन की एनर्जी हाई होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये निकल जाते हैं सरफेस से। तो हमें इसी प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस इज वेरी पॉपुलर बिकॉज डिस्कवरी ऑफ दिस प्रोसेस ने लाइट के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बदल दिया और उसके बाद फिजिक्स में एक नई रेवोल्यूशन आई
कि नई चीजें, नया तरीका सोचने का डेवलप हुआ, एंड इट इज मोर अटैच्ड टू आइंस्टाइन, बिकॉज ये फिनोमेना तो लोगों को पता था, बट इन 1905 आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया कि क्यों ये हो रहा है, एंड देयरफॉर लाइट हैज अ सर्टेन कैरेक्टर। इसकी वजह से लाइट का एक सर्टेन कैरेक्टर है जो कि है पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। तो उन सब को हम डिस्कस करेंगे, आज मोर थ्योरेटिकल ही रखेंगे, इसे धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। याद रखिए सारे एग्जाम्स का ये फेवरेट है, इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हो सकता है, इंक्लूडिंग आईआईटी। बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, और एक ही तरह के बनते हैं, तो इसीलिए ये स्कोरिंग भी है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी के फोटोन जब सरफेस को हिट करता है तो सरफेस से निकलता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस से निकलता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसीलिए कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो गया, तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि लाइट से एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो, और या इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होएगा। सो ये डिस्कवर तो पहले ही हो गया था, बट इन 1905 the observations related to photoelectric effect was explained by Einstein। ठीक, और यही वो पॉपुलर मोमेंट था, या इनफैक्ट जो एक ही बार नोबेल मिला हुआ है आइंस्टाइन को, वो इसी के लिए मिला हुआ है, बट नॉट अंटिल 1913 when whatever he said theoretically about this, that was experimentally verified on same lines by Millikan। तो इसीलिए जॉइंट नोबेल मिला था आइंस्टाइन को मिलिकन के साथ फॉर द सेम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक। इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, अभी तो नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक, तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? किसी को कुछ बोलना है अब तक बोल सकते हैं, फ्री है, कोई जल्दी नहीं है। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस है? पहला, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड only when photons of energy electrons are emitted only when photons of energy greater than certain value characteristic to the surface is incident। क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि ये देखा गया कि एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब फोटॉन्स, या ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन है, ये सर्टेन वैल्यू का, ये जो रेडिएशन है ये सर्टेन वैल्यू का उस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन सर्टेन वैल्यू, फोटॉन्स जिनकी एनर्जी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा है, आर इंसिडेंट या इज इंसिडेंट, कि एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा है वो इंसिडेंट है। अब वो सर्टेन वैल्यू मेटल टू मेटल, सरफेस टू सरफेस वेरी करेगा। किसी सरफेस के लिए वो वैल्यू कम है, किसी के लिए वो ज्यादा है। ठीक, तो जब फोटॉन्स की एनर्जी एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगी एक सरफेस के लिए, तभी निकलेगा। जैसे ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है कि लाइट तो फॉल करता है, रूम में तो बहुत सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं,
लेकिन रूम में इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं निकलता। इसका मतलब वो सर्टेन एनर्जी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वो उस सर्टेन वैल्यू से ज्यादा है, मतलब फोटोन की लाइट की एनर्जी से ज्यादा है। तो इसीलिए ऑर्डिनरी लाइट के फॉल करने से जो ऑर्डिनरी मेटल्स हैं वो उनसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन या हाई एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट होना चाहिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं निकलेगा, हर तरह के रेडिएशन के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन जब एक सर्टेन एनर्जी लेवल से ज्यादा का एनर्जी होगा तभी इंसिडेंट होगा, तभी निकलेगा। ओके, सो इज दिस ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट? कहता है कि क्या ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आंसर ये है कि दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइट उस समय 1905 से पहले, ठीक, वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ वेव। लाइट को लोग वेव मानते थे। जो चैप्टर हमने स्किप किया ना, वेव ऑप्टिक्स, वो लाइट एज अ वेव का ही चैप्टर है, कि लाइट को लोग वेव मानने लग गए थे कि लाइट वेव है। तो ये ऑब्जर्वेशन वेव के फिनोमेना के लिए अनकैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वेव का फिनोमेना इसे जस्टिफाई नहीं करता। कि लाइट को अगर आप वेव माने तो उससे ये जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है, साथ के साथ रीजन भी देखते चलते क्यों लाइट एज अ वेव इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो आप सोचिए कि अगर लाइट वेव है और सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो वेव क्या है? वेव इज कंटिन्यूअस, वेव इज continuous source of energy। वेव क्या है? तो वेव इज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसा समझो कि लाइट वेव है, अब वो आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करे जा रहा है, वेव से करे जा रहा है, करे जा रहा है, निकल गया जब एनर्जी सफिशिएंट गेन कर लिया। तो भैया अगर मेरे फोटोन की एनर्जी कम है, अगर फोटोन की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन तब भी निकलना चाहिए। अगर फोटोन की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन तब भी निकलना चाहिए। हां, देर भले लग सकती है, कि देर भले हो सकती है, कि कुछ ज्यादा देर में निकले, ये हो सकता है, राइट। ज्यादा है एनर्जी तो थोड़ी देर तक ही रेडिएशन फॉल किया, निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कभी इमिट होते हैं, तो तभी इमिट होते हैं जब सर्टेन वैल्यू जो सरफेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक है उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन सरफेस को स्ट्राइक करता है। करेक्ट है? किसी को कुछ बोलना है बोल लो, या 1 मिनट टाइम दो।
ओके, ओके, एक्सप्लेन दिस अगेन, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। सेम सिचुएशन होगी, मैं इस पे भी आऊंगा। पहला क्वेश्चन पहले, पहला क्वेश्चन पहले, तो एक्सप्लेन दिस अगेन, यस, एक्सप्लेनिंग इट अगेन। और इसी को एक्सप्लेन करते करते मैं उनका भी क्वेश्चन ले लूंगा। ये कह रहा कि इलेक्ट्रॉन्स तब एमिट होता है जब फोटोन सर्टेन एनर्जी से ज्यादा का सरफेस को स्ट्राइक करता है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन? फोटोन मीन्स अ पार्टिकल। फोटोन मीन्स अ पार्टिकल, अ बॉल। So here, if I write it in better words, what this first point says, electrons are only emitted when frequency is greater than certain frequency called threshold frequency. कह रहा कि इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलते हैं जब फ्रीक्वेंसी फोटोन की, फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एनर्जी जो होती है फोटोन की वो होती है एच न्यू। तो एच न्यू में जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होता है जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक मिनिमल फ्रीक्वेंसी जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उनसे ज्यादा है तभी वो एमिट होंगे, उससे ज्यादा है तभी वो एमिट होंगे, नहीं तो नहीं एमिट होंगे। ठीक, electrons are only emitted when frequency is greater than certain frequency, that certain frequency is called threshold frequency। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये निकलेगा। अच्छा, अब जो बात बोली मैंने कि वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो क्यों? क्योंकि वेव में फोटोन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वेव ये नहीं कह रहा कि लाइट के बॉल्स हैं, वेव कह रहा कि लाइट के वेव हैं। और वेव क्या चीज है? कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार आने वाला एनर्जी। तो अब इमेजिन कीजिए कि लगातार आने वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है। तो क्या हुआ? थर्मियोनिक एमिशन की तरह एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट का अब्सॉर्ब कर लेगा, और जब सफिशिएंट अमाउंट का एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो निकल जाना चाहिए। तो इसका मतलब कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ पजल इफ लाइट इज टेकन एज अ वेव, कि लाइट को अगर हम वेव ट्रीट करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन एक्ट्स एज अ पजल, बिकॉज वेव इज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार आ रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, और जब सफिशिएंट एब्सॉर्ब कर लिया निकल गया। जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वेव है, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो कुछ ही देर में निकल गया। कम एनर्जी वाले से ज्यादा देर में निकले। पर ऐसा कहां होता है कि लाइट आपके घर पे 24 घंटे जला दो तब भी नहीं निकलता है एक भी इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसीलिए कह रहा कि वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब इन्होंने कहा कि फिर फोटोन क्यों एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो ये भी आइंस्टाइन ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, कहा कि ये ऐसे होगा कि जो फोटोन है, मतलब लाइट के आपने ले लिए बॉल्स, लाइट के बॉल्स, ऐसे सही नहीं लग रहा, ओके, लाइट के ले लिए मैंने बॉल्स, ऐसे,
फोटॉन्स, और इनके पास एनर्जी है, सब स्पीड ऑफ लाइट से ही भागते हैं फोटॉन सारे, पर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इनकी एनर्जी। अब इन्होंने आकर के इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया, ये कोलाइड्स। अब इस कोलिजन में फोटॉन के पास एनर्जी ज्यादा है, अगर कितना ज्यादा, सो इफ फोटॉन हैज एनर्जी more than that required to eject the electron, then electron will be emitted, then electron will be emitted। अगर फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है, कितना, जितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए, देन इलेक्ट्रॉन विल तो रॉन्ग वर्ड है, मे मुझे करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी ना ली तो मे बी, क्योंकि गारंटी नहीं होती किसी चीज की, सो प्रोबेबिलिटी, तो निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है, पर निकल सकता है। ठीक, तो इसीलिए एक फोटॉन की एनर्जी अगर इतनी सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, अपनी एनर्जी उनको दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिला, वो अपनी जगह से निकल गया। लेकिन अभी इनका क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ। इनका क्वेश्चन ये है कि एक फोटॉन ने हिट करा इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी मिल गया, अगला आके फिर हिट किया और एनर्जी मिल गया, अगला आके फिर हिट किया और एनर्जी मिल गया, और जब सफिशिएंट मिल गया तो निकल जाना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग लॉजिकली इन दिस, इसमें लॉजिकली कुछ भी गलत नहीं है, पर ऐसा क्यों नहीं निकलता? तो इसकी एक बड़ी अच्छी एनालॉजी बताई जा सकती है। इस चीज को कह रहा कि ये आप अपने आसपास भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर किसी ने बचपन से अब तक कुछ ना कुछ प्लांट लगाया होगा। इतना बड़ा प्लांट नहीं लगाया होगा, वैसे है ये 2 ही सेंटीमीटर का, पर छोटे छोटे प्लांट गमलों में लगाए होंगे आपने। और कह रहा कि आपने कभी ना कभी इसको पाइप से वाटर किया होगा, या किसी भी चीज से वाटर किया होगा। तो जब आप इस वाटर को धीरे धीरे डालते हैं तो वहां जो मिट्टी होती है वो नहीं बिखरती, लेकिन अनमने ढंग से अब जब आप ज्यादा फोर्सफुली डालते हैं, ज्यादा प्रेशर से डालते हैं वाटर को, मतलब हाई स्पीड जेट्स डालते हैं, तो वहां की मिट्टी अपनी जगह से ये भगने लगती है। ठीक, तो अगर दिस फिट्स वेल विथ द फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट कहा उसके साथ बिल्कुल फिट हो रहा है। क्या हुआ कि सॉइल के पार्टिकल को वाटर के पार्टिकल्स ने हिट किया। अगर वाटर का पार्टिकल ज्यादा एनर्जी से जा रहा, यहां एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, वाटर पार्टिकल के लिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, तो वो सॉइल के पार्टिकल को हिट करेगा, एनर्जी देगा, और वो आपस के बॉन्ड को तोड़कर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। नहीं, गमलों में जहां पौधे के स्टेम होती है वहां की मिट्टी हट जाती है, अगर आप अच्छे तरीके से वाटर जेंटली नहीं करते हैं तो। ठीक, तो क्या वहां ये चीज अप्लाई नहीं होती? आप इमेजिन कीजिए कि मैं बहुत धीरे धीरे वाटर डाल रहा हूं, पर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे डाल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, तो एक वाटर पार्टिकल आके सॉइल को हिट किया, फिर दूसरा आके हिट किया, तो सॉइल का पार्टिकल एनर्जी गेन करता जाएगा, जब सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा बाहर आ जाएगा। पर ऐसा तो नहीं होता। जब हाई स्पीड पार्टिकल्स हिट करते हैं तभी वो सॉइल का मॉलिक्यूल बाहर आता है, अदरवाइज नहीं आता, और आना होता है तो जल्दी आ जाता है। तो क्या हुआ होगा? सोचो सोचो सोचो, क्या हुआ होगा? क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो जो आंसर
आपको वाटर जेट्स और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होगा, वही आंसर यहां भी होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय अदर पार्टिकल्स, यस। जो लो स्पीड का एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दिया या वाटर पार्टिकल ने सॉइल मॉलिक्यूल को दिया, सॉइल के पार्टिकल को दिया, अगर वो सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकालने में या सॉइल के पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, तो जब तक कि अगला पार्टिकल वाटर का या फोटोन का आएगा, जब तक, यस, अ काइंड ऑफ कोलिजन, अ काइंड ऑफ नहीं, एग्जैक्टली अ कोलिजन अकर्स हियर। तो जब तक अगला पार्टिकल नहीं आएगा तब तक, और जब तक आएगा तब तक वो अपनी एनर्जी लूज कर चुका होगा। टाइम अप हो गया, तो मैं रीस्टार्ट करता हूं इन 1 मिनट, 1 मिनट।